एबी क्लासेज सुल्तानपुर में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषभ सिंह जिस सब्जेक्ट के साथ आपके सामने आया हूं वो सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी, जिसे हम भूगोल भी कहते हैं। तो आज हम ज्योग्राफी के कुछ टॉपिकों पे चर्चा करेंगे, जिनमें से एक टॉपिक है आपका अक्षांश और देशांतर। इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। सबसे पहले हम भूगोल का परिचय लेंगे कि भूगोल किसे कहते हैं, उसी को इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं, तो उसके बारे में हम समझते हैं। तो आइए समय ना व्यर्थ करें, सीधा अपने टॉपिक पे चर्चा करते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं आपके सामने जियोग्राफी। इसी जियोग्राफी को आप इंग्लिश में, ठीक, अगर हम ज्योग्राफी को देखें तो ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द होता है जियो और एक शब्द होता है ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। तो इस प्रकार से इन दो शब्दों के बीच में हम एक शब्द और ऐड कर देते हैं, ये हो गया आपका का। तो पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी की व्याख्या करना या पृथ्वी का अध्ययन करना ज्योग्राफी कहलाता है। इसी प्रकार से ये जो शब्द लिखा आपके सामने भूगोल, इसे भी हम दो भागों में तोड़ लेते हैं। एक शब्द हो जाएगा भू और एक शब्द हो जाएगा गोल। भू का मतलब होता है पृथ्वी या जिसे आप धरा भी बोलते हैं, और गोल का अर्थ होता है व्याख्या करना। तो किसकी व्याख्या करना? पृथ्वी की व्याख्या करना। तो इनके बीच में भी हम एक शब्द जोड़ देते हैं। कौन सा शब्द? का। तो एक परिभाषा बन गया कि पृथ्वी की व्याख्या करना या पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? आपका भूगोल कहलाता है। ठीक, अब इसके अंतर्गत हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है अक्षांश और देशांतर, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैंने टॉपिक का नाम लिख दिया आपके सामने अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर, ठीक। इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड और इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक। अक्षांश और देशांतर की जरूरत क्यों पड़ी हमें? एक तो अक्षांश और देशांतर के माध्यम से हम किसी भी स्थिति का सही निर्धारण कर सकते हैं। अक्षांश और देशांतर के माध्यम से ही हमें सही स्थिति का पता चलता है। इसलिए जब कभी आप किसी को लोकेशन भेजते होंगे तो आप देखिएगा उस लोकेशन में नीचे अक्षांश और देशांतर में वैल्यू लिखी रहती है। तो इस वजह से हमको अक्षांश देशांतर पढ़ना। एक और, अक्षांश के माध्यम से हमें मौसम और ऋतुओं की जानकारी प्राप्त होती है। देशांतर के माध्यम से हमें समय की जानकारी प्राप्त होती है। तो आज के समय में जितनी भी गतिविधियां हमारी चल रही हैं, समय को लेकर के, मौसम को लेकर के, वो सब कहीं ना कहीं किस पर निर्भर होती हैं? अक्षांश और देशांतर पर। आइए हम लोग चर्चा करते हैं अक्षांश के बारे में। ये अर्थ है आपके सामने, ये मैंने आपके सामने अर्थ बना दिया, और अर्थ के बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। तो ये अर्थ के मध्य से एक काल्पनिक रेखा इस प्रकार से खींची गई। इस काल्पनिक रेखा को हमने नाम दिया 0 डिग्री अक्षांश। इसी रेखा को एक नाम और हम देते हैं भूमध्य रेखा। इसी रेखा को एक नाम और हम देते हैं विषुवत रेखा।
तीन रेखाओं, एक रेखा का तीन नाम होने के पीछे का एक कारण होता है। इसे 0 डिग्री अक्षांश इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आधार रेखा है, इस रेखा को हम बेस मान रहे हैं। भूमध्य इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पृथ्वी के मध्य से होकर गुजर रही है। भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीच से, पृथ्वी के बीच से होकर के जा रही है, इस वजह से इस रेखा को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा कहने के पीछे का एक तात्पर्य है, अगर आप विषुव देखते हैं तो विषुव का मतलब होता है बराबर। तो आप कहेंगे सर आप बराबर किस संदर्भ में यहां कह रहे हैं? क्योंकि 0 डिग्री एक ऐसी रेखा है जहां पर साल में 2 बार ऐसे होते हैं कि दिन और रात क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जैसे 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं 0 डिग्री पर, इस वजह से दिन और रात बराबर हो जाते हैं। 23 सितंबर को भी सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इस वजह से पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर हो जाते हैं। इस वजह से इस रेखा का हमने एक नाम और रख दिया, विषुवत रेखा। अब इस रेखा को आधार मान करके इस रेखा के उत्तर में ये गोलार्ध हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, और ये नीचे वाला हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाले को इंग्लिश में बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को इंग्लिश में बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। अब इस रेखा को आधार मानकर इसके उत्तर में और इसके दक्षिण में हम 90 अक्षांश खींचेंगे। जैसे इस प्रकार से मैंने एक अक्षांश खींचा, ये 1 डिग्री, और इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आप कहेंगे सर 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 0 डिग्री के उत्तर में हम अक्षांश खींच रहे हैं, इसलिए इसको बोला 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऐसे हमने खींच दिया, मान लीजिए 2 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश। इस प्रकार से हम रेखाएं खींचते हुए जाएंगे, और मैंने एक रेखा खींचा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये एक मैंने रेखा खींचा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को एक नाम और दिया जाता है कर्क रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इस प्रकार से हमने एक रेखा खींची 66.5, और इस प्रकार से एक रेखा हमने खींची 85, और लास्ट में हम पहुंच गए यहां पर पोल्स पे, जिसे हम कहते हैं 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या इसी को हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव। तो हमने देखा कि 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में हमने कितने अक्षांश खींच दिए? 90। इसी प्रकार से 0 डिग्री के दक्षिण में भी हम कितने अक्षांश खींचेंगे? 90। किस प्रकार से? जैसे देखिए, ये जैसे हो गया 1 डिग्री, तो इसको हमने नाम दे दिया 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। आप कहेंगे सर दक्षिणी अक्षांश क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 0 डिग्री के दक्षिण में खींच रहे हैं, और 0 डिग्री के दक्षिणी गोलार्ध में खींच रहे हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया गया दक्षिणी अक्षांश। फिर हमने खींच दिया 2 डिग्री, 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसी प्रकार से हमने खींच दिया 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और ये जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इसी को एक नाम और हम देते हैं मकर रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऐसे ही हम और रेखाएं खींचते हैं या अक्षांश खींचते हैं, जैसे 66.5, ये हो गया आपका 66.5। ऐसे हमने खींच दिया 85, और लास्ट में हम आ गए 90 पर, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, ये भी दक्षिणी अक्षांश। ठीक, तो इस प्रकार से हमने 0 डिग्री को आधार मान करके उसके ऊपर हमने 90 रेखाएं खींची, और उसके नीचे भी हमने कितनी रेखाएं खींची? 90 रेखाएं खींची। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कुल अक्षांश कितने हैं, तो अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल अक्षांश कितने हैं, तो जनरली बच्चे जो बताते हैं क्वेश्चन का आंसर देते हैं, वो बताते हैं कि 181 होगा सर। ठीक, कैसे होगा आप देखिएगा, 90 + 0 + 90 बराबर 181।
तो ये हो गया आपका सही आंसर। 180 नहीं कहेंगे क्योंकि ये जो 0 डिग्री है ये भी अपने आप में एक अक्षांत है, तो हम अक्षांत को जोड़े तो 90 ये जोड़ा हमने, 0 इसको जोड़ लिया, 90 ये जोड़ लिया, तो कुल कितने हो गए आपके 181। तो टोटल हमारे कितने अक्षांश हो गए 181 अक्षांश हो गए। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो जब अक्षांश रेखाओं की बात की जाती है तो याद रखिएगा 181 में से हम 2 को घटा देंगे और आ जाएगा 179। आप कहेंगे सर 2 क्यों घटा देंगे? इस वजह से घटा देते हैं क्योंकि जब हम अक्षांश खींचते हुए आगे बढ़ते हैं और जब हम यहां ध्रुव पर पहुंचते हैं और यहां ध्रुव पर पहुंचते हैं तो हम रेखा नहीं खींच पाते। हमने यहां पर क्या बनाया है, बिंदु बनाया है, और बिंदु कभी रेखा नहीं होती है। और हमने यहां पे पूछा कि आपसे कुल अक्षांश रेखा, तो इसी वजह से हमने 181 में से कितना घटा दिया, 2 घटा दिया, और घटाने पे कितना आ गया 179। तो कुल अक्षांश कितने 181, अक्षांश रेखाएं कितनी 179। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं कुछ चीजें आपको बताते हैं कि ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये हमेशा पूर्ण वृत्त होती हैं। अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त रेखाएं होती हैं, ये अर्धवृत्त नहीं होती। आप ग्लोब देखिएगा, ग्लोब पे जो अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं वो पूरी तरीके से वृत्त के सर्कल फॉर्म में है, तो पूर्ण वृत्त होती हैं अक्षांश रेखाएं। दूसरी बात, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। आप देख लीजिए ये 1 डिग्री है, इसके समानांतर 2 डिग्री, ऐसे आप देख लीजिए 10 डिग्री है, ऐसे आप देख लीजिए 23.5 डिग्री, एक दूसरे के समानांतर रेखाएं होती हैं। जो जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो हमेशा एक दूसरे के क्या होंगी, समानांतर पैरेलल होंगी। इसी प्रकार से और क्या अक्षांश की विशेषता, अक्षांश की विशेषता होती है कि अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की ओर बढ़ने पर या दक्षिणी गोलार्ध में नीचे की ओर बढ़ने पर उनके बीच की जो लंबाई होती है वो कम हो जाती है, लंबाई कम होती जाती है, हो जाती है, लंबाई कम हो जाती है। एक तो चीज ये हो गया आपका। और क्या अक्षांश की विशेषताएं होती हैं, मैं इधर थोड़ा साइड में लिख देता हूं 4 नंबर करके। 2 अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो दूरी होती है 111 किलोमीटर। 2 अक्षांशों के बीच की जो दूरी है 111 किलोमीटर। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आप 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे हैं और अगर आपको 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे जाना है तो आपको कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, 111 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो वही मैंने लिखा है कि 2 अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो कितने किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर होती है। आगे 2 अक्षांशों के बीच के स्थान को हम नाम देते हैं कटिबंध, या इसी को इंग्लिश में आप बोलते हैं जोन। जैसे 1 डिग्री है और 2 डिग्री है, इन दोनों के बीच का जो स्थान है उस स्थान को एक नाम दिया जाता है कटिबंध या जोन। इसी प्रकार से आप पढ़ते हैं उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। आगे इन सब पे हम चर्चा करेंगे कि उष्ण कटिबंध कितने डिग्री से कितने डिग्री के मध्य होता है, या शीतोष्ण कटिबंध कितने डिग्री से कितने डिग्री के मध्य होता है, शीत कटिबंध कितने डिग्री से कितने डिग्री के मध्य होता है। वो आगे हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे। बहरहाल अंतर को मैं फिर से रिवीजन कर देता हूं। मैंने कहा कि ये ग्लोब है, इस ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। मैंने जो सबसे पहली काल्पनिक रेखा खींचा उसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इस रेखा ने पृथ्वी को कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में भी हमने कितनी रेखाएं खींची हैं, 90 रेखाएं खींची हैं, 179 हो गई। और इस प्रकार से मैंने बताया कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं पूर्वित रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। अक्षांश रेखाओं की लंबाई ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर कम होती जाती है। आप खुद देख लीजिए, इसकी लंबाई ज्यादा, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे लंबाई क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इनके बीच की दूरी कितने किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर होती है। और 2 अक्षांशों के बीच के स्थान को हम क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं, या इंग्लिश में से बोलते हैं जोन। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये तो अक्षांश पर चर्चा थी। इसी के तहत हम देशांतर की भी चर्चा कर लेते हैं आपसे। तो देशांतर पे हम लोग चर्चा करते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं
आप बाद में इसको देख लीजिएगा, या नोट करना चाहिएगा तो आप नोट कर लीजिएगा। चल, तो अब देशांतर की जब बात करेंगे तो देशांतर को आप जानते हैं इंग्लिश में बोला जाता है लॉन्गिट्यूड, जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है उसे हम कहते हैं आपका देशांतर। कुछ इस प्रकार से होती है आपकी देशांतर रेखाएं, देशांतर इंग्लिश में बोलते हैं इसको लॉन्गिट्यूड। इसमें सबसे पहले जो काल्पनिक रेखा की जाती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ खींची जाती है, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा हम इस प्रकार से खींचते हैं और इस रेखा को हम नाम देते हैं 0 डिग्री देशांतर। अब इसने भी पृथ्वी को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। अगर आप इस 0 डिग्री देशांतर को ध्यान से देखें तो इसने भी पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया। इधर वाला पूरा भाग कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, और इधर वाला पूरा भाग कहलाएगा आपका पश्चिमी गोलार्ध। तो जिस प्रकार से 0 डिग्री अक्षांश ने 2 भागों में बांटा था, उसी प्रकार से 0 डिग्री देशांतर ने भी कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। एक पूर्वी गोलार्ध हो गया और एक क्या हो गया आपका पश्चिमी गोलार्ध हो गया। ठीक, आगे देखते हैं आपका ये जो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध है, इस पूर्वी गोलार्ध की तरफ भी 180 रेखाएं खींची गई हैं। जैसे मैंने उधर 90 खींचा था, इधर कितना खींचेंगे? 180। वो इस प्रकार से ऐसे रेखाएं खींची गई हैं। जैसे ये हो गई 1 डिग्री रेखा, इधर भी हमने ऐसे खींच लिया, ये हो गई 1 डिग्री रेखा। इधर हमने ऐसे खींच दिया 2 डिग्री रेखा, तो इधर भी हमने खींच दिया 2 डिग्री रेखा। इधर हमने ऐसे खींच दिया 25 डिग्री रेखा, तो इधर भी हमने ऐसे खींच दिया 25 डिग्री रेखा। इधर हमने खींच दिया आपका 90 डिग्री रेखा, तो इधर हमने खींच दिया ऐसे 90 डिग्री रेखा। तो इस प्रकार से करते हुए इधर भी हमने 180 रेखाएं खींची, इधर भी हमने 180 रेखाएं खींची। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कुल देशांतर कितने हैं, कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं, तो अगर हम कुल देशांतर रेखाओं की बात करें तो लोग जनरली बताते हैं कि कुल देशांतर रेखाएं 361 है। नहीं, कुल देशांतर रेखाएं कितनी है आपकी? 360। आप कहेंगे सर ये कैसे आप कह रहे हैं कि कुल देशांतर रेखाएं 360? भाई 180 इधर है, 180 इधर है, ये 0 जोड़ लिया तो सर हो जाना चाहिए 361, लेकिन आप कह रहे हैं 360 है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, आप जब ग्लोब को लीजिएगा और ग्लोब को आप देखिएगा, ग्लोब है और ग्लोब पे आप देखिएगा ये जितनी भी खड़ी रेखा होती है इस प्रकार से ऐसे, ये जितनी भी खड़ी रेखाएं होती हैं, ये खड़ी रेखाएं इस प्रकार से ऐसे जाती हैं इस पोल से और इस पोल पे जाकर के मिल जाती। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये मान लीजिए साउथ पोल हो गया। तो यहां से इस प्रकार से ऐसे जाती हैं और इस प्रकार से जाकर के यहां पे मिल जाती हैं। अब इसके इधर मैंने 180 खींचा, इसके इधर भी मैंने 180 खींचा, तो जो 180 वाली लाइन होगी जो इस साइड से आएगी और इस साइड से भी आएगी, वो दोनों इसके पीछे आ करके ओवरलैप हो जाती है। यहां पीछे आ करके एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है, यानी 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर आ करके एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाती हैं। तो उनकी संख्या 2 नहीं रह जाती, उनकी संख्या कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। इस वजह से मैं 361 ना गिन करके कितना गिन रहा हूं? 360 गिन रहा हूं। तो कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती है आपकी? 360 होती है। अब देशांतर की और क्या विशेषता होती है, तो देशांतर की विशेषताओं पे हम चर्चा करते हैं। आप देखिएगा, मैं इधर लिखना शुरू करता हूं आपका। पहली बात तो जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं आपकी? अर्धवृत्त होती है। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं आपकी? अर्धवृत्त, क्योंकि देशांतर रेखा नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है, घूमती नहीं इस प्रकार से। मैंने ग्लोब में भी आपको दिखाया भी कि वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है। बताया था नहीं होता कि नॉर्थ पोल से जाकर फिर वापस आ जाती है, नहीं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। तो देशांतर रेखाएं कैसी होती है आपकी? अर्धवृत्त होती है। दूसरा, देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है वो विषुवत रेखा पर ज्यादा होती है और ध्रुवों पर क्या होती है? कम। तो देशांतरों के मध्य दूरी
विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है और ध्रुव पर कम होती है। आप देख लीजिए, ये 0 डिग्री है यहां पे, तो आप 0 डिग्री के आसपास देखिएगा देशांतरों के बीच की दूरी ज्यादा है, लेकिन जैसे से आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और जब आप पहुंच जाएंगे ध्रुव पर तो इनके बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है, 0 डिग्री किलोमीटर हो जाता है, 0 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। आगे देखिएगा, तीसरा पॉइंट और क्या है, दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है वो दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। ये दूरी विषुवत रेखा पर होती है इतनी, ये विषुवत रेखा पर, ये विषुवत रेखा पर होती है। अगर हम ध्रुव की बात करें तो ध्रुव पर तो 0 किलोमीटर हो जाती है, 0 किलोमीटर ध्रुव पर। और दो देशांतरों के बीच के स्थान को गोरे कहा जाता है, दो देशांतरों के बीच के स्थान को हम क्या कहते हैं, आपका गोरे कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आज हमने जिस पे चर्चा की वो है अक्षांश और देशांतर। मैंने ये शुरुआत की है, तो धीरे धीरे आपके सामने सारी वीडियो आती रहेंगी और सारी चीजें आपको पता चलती रहेंगी। तो आज मैंने इसकी शुरुआत कर दी है। तो अक्षांश और देशांतर आप इसको एक बार पढ़िएगा। मैं क्लास में जब आऊंगा तो आपसे पूछूंगा जरूर इस बात पे कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा वहां से, तो आपके जवाब से मुझे पता चल जाएगा कि आप इस वीडियो को कितना देखा है, कितना तन्मयता के साथ इसको आपने सुना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप एबी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा। धन्यवाद।